लास्ट पार्ट है वो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट पार्ट है, इसके बाद में अपनी 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन किया था, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड हाउ टू ओवरकम विद द स्ट्रेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोपिंग विद स्ट्रेस। तो कोपिंग विद स्ट्रेस का मतलब होता है हाउ टू ओवरकम विद द स्ट्रेस। कोपिंग विद स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस से हम किस तरह से निकल सकते हैं। तो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। कोपिंग रेफर टू द थॉट्स एंड बिहेवियर वी यूज टू हैंडल स्ट्रेस और एंटिसिपेटेड स्ट्रेस। कोपिंग इंक्लूड efforts to control or reduce, learn or tolerate the threats that occur due to stress. Effective coping depends on the nature of the stressor, important line, nature of the stressor and the degree change it is possible to control it. इसमें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है जो हमारी वो आई है इमोशन फोकस कोपिंग। नंबर सेकंड है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग। नंबर थर्ड है अवॉइडिंग कोपिंग। देखिए इसमें सबसे पहले जो हम कोपिंग का मतलब क्या है कि हमें स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है, हमारे थॉट्स से, हमारे बिहेवियर से, कि हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू फाइट विद द स्ट्रेस। दैट ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर ओन माइंड एंड ओन बॉडी। With the help of that elements, we fight against the stress. Included like as first है emotion focused coping, problem focused coping, avoidance coping. So let's discuss on first emotion focused coping. In this coping, people try to manage their emotion in the face of stress, seeking to change the way they feel about the perceive a problem. Example of emotion focused coping including accepting sympathy for other, seeking social support, denial of stress etc. देखिए इन द इमोशन, इन द इमोशन जो फर्स्ट टाइप ऑफ द कोपिंग विद स्ट्रेस, इन द इमोशन ऑफ फोकस, इमोशन फोकस्ड कोपिंग में क्या होता है कि वी ट्राई टू फोकस ऑन इमोशन दैट अफेक्ट आवर सिचुएशन, our body environment, our mind, our work. Be properly note down and be properly focus. Our affecting nature. What is the element that affect our emotions? Consider, list out the all elements that affect our emotions and try to overcome, try to improve all deformities और default और जो क्या कह सकते हैं अपन, जो अपनी गलत चीज़ें होती हैं उनको हम try to eliminate with the mixing of emotion. हमें emotion की mixing से उन सबको दूर रखना है कि ये हमें emotion के साथ, हमारे के साथ mixing नहीं हो जाए कहीं। तो इसमें इमोशन के साथ हमारे मिक्सिंग नहीं हो जाए, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इमोशंस को प्योर बनाने की कोशिश करनी है कि इमोशंस को हम किस तरह से प्योर बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे डिपेंड करती हैं फोकस पे। हमें प्रॉपरली फोकस करना है इमोशन पे, जो अफेक्टेड इमोशन है उससे हमें प्रॉपरली हमारे फ्रंट में लेके आना है। एंड हाउ टू स्टरलाइज, हाउ टू प्योर, जो प्रॉब्लम मिक्स इमोशन है उसको हाउ टू प्योर विद द ओन एफर्ट्स। नंबर सेकंड है हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग का मतलब क्या है कि दिस प्रॉब्लम अफेक्ट ए पर्सन, दिस प्रॉब्लम अफेक्ट ए पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, सेंटर द प्रॉब्लम, अटैक द प्रॉब्लम एंड try to solution, try to provide a solution and make them a planning for a problem and how to survive with the problem time period. तो हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम के साथ लड़ना है, उसको सरल बनाना है, कोशिश ये करनी है
तो प्रॉब्लम फोकस में क्या हुआ, हमें प्रॉब्लम को सेंटर्ड करना रहता है कि हम किस तरह से कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इसके सामने अपनाएं कि जिससे क्या है कि प्रॉब्लम हमारी एक सरल तरीके से, इतनी सरल नहीं बट इतनी कठिन भी नहीं हो कि हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाए। थर्ड वाले में हमें आता है अवॉइडेंस कोपिंग। अवॉइडेंस कोपिंग में क्या होता है, हमें मिनिमाइज करना होता है प्रॉब्लम को, मिनिमाइज, नॉट डिलीट द प्रॉब्लम, मिनिमाइज और अवॉइड द थ्रेटनिंग इवेंट। जो इवेंट हमें अफेक्ट कर रहा है, मान के चलिए इमेजिन दैट इवेंट अफेक्ट मी, तो हम उस रास्ते से जाना ही छोड़ देंगे। अपन को पता है कि उस रास्ते में अपने को प्रॉब्लम है एंड दैट प्रॉब्लम इन फ्यूचर मे बी अफेक्ट अस, डेफिनेटली अफेक्ट अस। तो हमें क्या करना है कि जितने दिन हम बच सकें उतने दिन हम उस चीज़ को अवॉइड करें। तो हमारा क्या है, अवॉइडेंस कोपिंग में क्या है, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि अवॉइडिंग में इन दिस कोपिंग स्टाइल पीपल ट्राई टू मिनिमाइज और अवॉइड थ्रेटनिंग इवन पीपल हु cope using avoidance may not make enough cognitive and emotional effort to anticipate and manage long term problems। यानी कि ये चीज़ें जो अवॉइडेंस हैं, दैट ट्रीटमेंट प्रेफर फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से एक छोटी सी आपको चीज़ मैं वापस से आपको समझाता हूँ कि देखिए स्ट्रेस में हमें क्या होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह से हम उससे लड़ सकते हैं, किस तरह से हम उससे जुड़ सकते हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों चार चीज़ें हमें इसमें बता दी गई हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं, एटीट्यूड। अब देखिए स्ट्रेस हमारा यहाँ पे एंड हो गया, ये मुझे उसी स्लाइड में एंड कर देना चाहिए था बट थोड़ा स्लाइड काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उस ये पार्ट इसमें डाल दिया। अभी यहाँ से हमारा आज का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स अरे वाह यार, इसमें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत कम बात करता है, ऐसे चलता है, वैसे चलता है, वैसे चलता है। ये साइकोलॉजी वी मेक रिलेटेड विद द एटीट्यूड। अपन बात करते हैं अरे यार वो पर्सन अपना कैरियर एटीट्यूड। अब देखिए आई एम कॉन्वर्स विद टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स, अरे यार उस लड़के में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अरे यार वो पर्सन अपना एटीट्यूड कैरी करके चलता है, भाई कुछ भी हो जाए बट अपना एटीट्यूड कैरी करके चलता है। अब देखिए यार वो बात बहुत कम करता है, बस मुस्का देगा। तो मतलब इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ रिएक्शन, वी होप मोर बट दैट पर्सन गेव अस लिटिल अमाउंट ऑफ इमोशन। तो इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है, ईगो का मतलब ये नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब ये होता है, एटीट्यूड इज स्पेसिफाई मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स समथिंग अकॉर्डिंग टू विच हिज बिहेवियर टुवर्ड्स ए मॉडल। एटीट्यूड इज वे वी परसीव, थिंक, फील एंड रिएक्ट मोर और लेस। एटीट्यूड हमारी चार चीज़ों से बना हुआ है। ये नहीं कि वो अकड़ के बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, हम उसको एटीट्यूड में ले जाते हैं, नहीं। वो एक नेगेटिव डेफिनेशन है, उसके बारे में वी आर नॉट अवेयर विद द प्रॉपर डेफिनेशन रिलेटेड विद एटीट्यूड। तो प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो प्रॉपर डेफिनेशन हमें यहाँ पे अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हमें बता रही है एटीट्यूड इज ए वे वी परसीव, वी थिंक, वी फील एंड रिएक्ट मोर और लेस। यानी हम किस तरह से एक इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो वो हमारा एटीट्यूड वाली सिचुएशन हमारे सामने होती है। इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कशन करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज एन एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन of motivational, emotional, perceptual and cognitive process with respect to some aspect of individual world। फर्स्ट डेफिनेशन में हमारे पास चार चीज़ें हैं, मोटिवेशनल, इमोशनल, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव प्रोसेस। फर्स्ट डेफिनेशन मेक बाय द फोर थिंग्स एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड डेफिनेशन। एन एटीट्यूड मे बी डिफाइंड एज ए लर्न एंड मोर और लेस जनरलाइज्ड एंड इफेक्टिव टेंडेंसी ऑफ प्रीडिस्पोजिशन to respond in a rather persistent and characteristic manner, usually positively or negatively। देखिए डेफिनेशन जो हमारी बता रही है वो जो हमने कॉपी किया है या जो हमने इनहेरिट किया है विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन में और इंट्रोडक्शन में हमारे लिए चार चीज़ें बताई गई थी। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन में हमारे लिए बताई गई थी परसीव, थिंक, फील एंड रिएक्ट। परसीव, थिंक, रिएक्ट एंड फील, किस तरह से हम इन चारों चीज़ों को मोटिवेट, किस तरह से हम इन चारों चीज़ों को कैरी करते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे सामने क्या है एटीट्यूड की डेफिनेशन में, सॉरी
मोटिवेशन, इमोशनल परसिपिचुअल कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि जैसे मोटिवेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि एक एटीट्यूड मोटिवेट कैसे करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यार मैं किसी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि नहीं यार वो आदमी बहुत अच्छा है, वो तो मैं उसका ड्रेसिंग सेंस कॉपी करने की कोशिश करूँगा, वो कितना बात करता है कितना बात नहीं करता है, तो मैं उससे अपने आप मैं उसकी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में डालने की कोशिश करूँगा। वो कितना फूहड़ों की तरह हंसता है, तो वो कितना अच्छे लोगों की तरह बर्ताव करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं उससे सीखूंगा। अमाउंट ऑफ इमोशन दैट पुट इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन, बिटवीन द एक्शन, बिटवीन द एक्टिविटीज़, तो वो कितना अमाउंट ऑफ इमोशन एक्टिविटीज़ के अंदर डालता है, दैट इज़ द नोटेबल पॉइंट। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हम सामने वाले की चीज़ें नोटिस करते हैं और उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड मोटिवेशनल एटीट्यूड, दैट प्रोसेस कॉल्ड मोटिवेशनल एटीट्यूड, यानी कि हम एटीट्यूड में हमारे में क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं दूसरे के एटीट्यूड से। इमोशनल परसिपिचुअल कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें पर्सनली अफेक्ट करती हैं। तो एटीट्यूड का मतलब नेगेटिव थिंग नहीं होता, एटीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव थिंग होता है। तो एटीट्यूड में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ डिपेंड करती है, बैलेंस ऑफ इमोशन। बैलेंस ऑफ इमोशन का मतलब क्या होता है कि हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है और बिल्कुल लेस रिएक्ट भी नहीं करना है। लेस रिएक्ट में अगर हम करेंगे तो लोग हमारे बारे में नेगेटिव समझेंगे। तो हमें केवल रिएक्शन पे ही हमें इतना फोकस नहीं करना है कि पर्सन रिएक्ट कम कर रहा है तो इसलिए हम उसको घमंडी या वो समझें। तो घमंड और प्राउड का इसमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों डेफिनेशंस में से आपकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड, एटीट्यूड। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एटीट्यूड कैरी करके चलता है, एटीट्यूड जो उसकी नेचर है वो क्या क्या है। देखिए फर्स्ट है हमारा, एटीट्यूड आर नॉट innate एटीट्यूड आर फॉर्म ऑफ लर्न बाय इंडिविजुअल। एटीट्यूड आर मोर और लेस lasting, attitude are enduring. Attitude imply a subject objective relationship. Attitude are always formed in relation to certain person, group or institution. So attitude are not just internal factor without any relationship to an environment. Next point है एटीट्यूड। अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एक्सप्लेन आफ्टर रीडिंग। एटीट्यूड आर रिलेटेड टू इमेज, thought and external object. For example, upon hearing of Pakistan attack on Indian territory, every Indian developed a negative attitude towards the Pakistan. In this, the attitude involved the thought that by attacking India, Pakistan is made a most unjustified and immoral move. देखिए आगे सारी चीज़ें पढ़ने से इतना वो नहीं है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या है कि आगे भी मैं आपको बताता हूँ थोड़े से कैरेक्टर्स। एटीट्यूड गाइड द बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा वेरियस काइंड ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस आर ऑल्सो अटैच द एटीट्यूड। द अनकॉन्शियस मोटिव इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सर्टेन ऑफ एटीट्यूड। समटाइम इवन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज अनअवेयर ऑफ द motive for the attitude towards a particular person of object because in his unconscious. Attitude are related, next point है attitude are related to the person's need, most important point, person's need and problems. तो इनके बारे में आपको बताता हूँ। एटीट्यूड क्या होता है, कनेक्टेड विद द प्रायोरिटी। जो हमारी प्रायोरिटी हैं उनसे एटीट्यूड कनेक्ट हो जाता है। जिस तरह की प्रायोरिटी, जिस तरह की नीड, जिस तरह की ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से हमारा एटीट्यूड चेंज एंड डेवलप हो जाता है। फॉर्मेशन हमारा एट बर्थ हो जाता है। बर्थ के बाद में हमारा एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास में एक खाली डिब्बा रहता है जिसको हम अपने सराउंडिंग्स से कॉपी करके, सराउंडिंग्स को देख के उसको भरने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड में हमारे में क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एटीट्यूड कैरी करके चलता है। हमें नेगेटिव एटीट्यूड हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, एक साउंड के बेस पे हम अपना एटीट्यूड फलाने पर्सन के लिए किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, एक बात के ऊपर थर्ड पर्सन के लिए जो जिससे हमने बात नहीं की है उसके लिए हम अपना एटीट्यूड कैसे तैयार कर सकते हैं, कि नीड और एक ऑब्जेक्ट के बेस पे अपना एटीट्यूड हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हम अपना एक इंडिविजुअल, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या है कि हम अपना एक इंडिविजुअल से
एटीट्यूड इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि एटीट्यूड की मोर और लेस लास्टिंग एटीट्यूड क्या है, एंड्योरिंग क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व करनी होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। देखिए फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था। फॉर्मेशन मीन्स, जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ हेरिडिटरी में प्ले वन ओनली, hereditary may play only a very small part in the development of attitude. It is mainly the environmental factor that the responsible for development of attitude. These are parents, peer, school, culture, norms, our motives, etc. Second point भी हम देख लेते हैं। Attitudes are formed in context the individual wants, information, group affiliation and responsibility development and so on। देखिए फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन मीन्स इनिशिएशन। एट द बर्थ द एटीट्यूड स्टार्ट फॉर्मेशन वे। मान के चलिए कि हम साथ में हमारे माता पिता से जस्ट कुछ चीज़ें लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था खाली डिब्बा हम लेके आते हैं, तो खाली डिब्बे को आफ्टर बर्थ वी ट्राई टू फिल with the own efforts, own style, own thinking, own perceiving. That style may be right and may be wrong. That depend on the person's intellectual level. ये मान के चलिए बच्चा बोलता है कि नहीं यहाँ से कूदना फिरना सही है, बच्चे के लिए वो चीज़ सही है। बच्चा अगर खेलता है कूदता है तो उसके लिए वो चीज़ सही है, बट हमको पता है कि वो वहाँ से गिर जाएगा। तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी कितनी है, तो उसी हिसाब से वो चीज़ों को परसीव करेगा। दैट टाइम द सराउंडिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग द एटीट्यूड। नहीं बेटा ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, इसका मतलब बच्चे ने अपने दिमाग में वो चीज़ डाल दी कि यहाँ से कूदना गलत है, तो अपने एटीट्यूड में उसने चीज़ डाल दी कि नहीं यहाँ से कूदना गलत है। अपने सराउंडिंग से वो चीज़ एडॉप्ट की एंड अपने जो खाली डिब्बे था उसमें वो चीज़ डाल दी कि बेड पे कूदना है, बेड से गिरना वो चीज़ गलत होती है। तो वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने को वो चीज़ बताएगी और ऐसे ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र होती जाती हैं। तो हेरिडिटरी तो एक छोटा सा रोल प्ले करता है, बट जो हमारा मेन रोल प्ले करता है वो हमारे सराउंडिंग्स करते हैं, जो हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं फैमिली इज़ द फर्स्ट प्लेस फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं वो हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, फिर आफ्टर स्कूल, फिर स्कूल के बाद जो हमारा हाई स्कूल रहता है, फिर कॉलेज रहता है, तो हर स्टेज पे हम अपना एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। फॉर्मेशन एट बर्थ हो ही जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ग्रुप एफिलिएशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड। द पीर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखिए हमारा जो ग्रुप होता है, ग्रुप स्कूल का ग्रुप होता है, घर का ग्रुप होता है, कॉलोनी का ग्रुप होता है, हमारा कॉलेज का ग्रुप होता है। तो इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो उसको ग्रुप में जाके ही कहीं ना कहीं, अगर वो हेल्दी है तो कहीं ना कहीं ग्रुप में जाके ही वो जब बैठेगा, जब बात करेगा, तो उसको नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो उसको ऐसा लगता है ऐसा भी होता है क्या यार। तो ग्रुप इज़ ए ईजीएस्ट एंड इफेक्टिव मीडिया ऑफ क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। अरे यार वो देखो किस तरह से सिगरेट पीता है, हम ग्रुप में चलो यार एक सिगरेट लेके आओ, 1 रुपया तू दे, 1 रुपया मैं दे, ये दे, और 10 रुपये हमने इकट्ठे करके एक सिगरेट लेके आए। और तू पिएगा क्या? नहीं 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 मैं भी पीऊँगा, मम्मी मारेगी मेरी। इसका मतलब क्या है, उसकी प्री स्कूलिंग, उसकी जो प्री फैमिली है वो ठोस हुई है, मम्मी का इफेक्ट है। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 3 साल बाद जो मम्मी की शिक्षा थी वो खत्म हो गई, ला एक फूंक मुझे भी दे दे, तो नेगेटिव एटीट्यूड उसका कंप्लीट तैयार हो गया। तो ये ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ता है। अरे यार तू पढ़ता क्यों नहीं है मेरे भाई, तू हमारे साथ रहता, पढ़ता नहीं है, नहीं यार मैं पढ़ना शुरू करूँगा, तो ये हमारा ग्रुप का पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट, एटीट्यूड आर इन्फ्लुएंस मास मीडिया। ये सारी चीज़ें हमारी जनरल चीज़ें, न्यूज़पेपर जनरल, तो उनको आप पढ़ लीजिए, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर एंड एटीट्यूड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। देखिए दीज बोथ थिंग्स सिम्स लाइक सेम। बिहेवियर भी एक होता है, एटीट्यूड भी एक होता है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड।
तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट द बिहेवियर, आफ्टर दैट फर्स्टली डिस्कस अबाउट द एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के बारे में हम इसमें पैरे में पढ़ते हैं। तो एटीट्यूड आर द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द मेन सोशल बिहेवियर। मान के चलिए एग्जाम्पल, एटीट्यूड इज द, इस पे एक कवरिंग लेयर चढ़ी हुई है, एक कवरिंग लेयर चढ़ी हुई है, मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द मेन सोशल बिहेवियर। What attitude are the motivating force behind the main social behavior, कि भाई बिहेवियर कर, बिहेवियर कर, बिहेवियर कर, बिहेवियर कर। कॉलेज में अगर आना है तो कैसे आते हैं, घर पे सोना है तो कॉलेज की तरह हमें नहीं आना है, एक एटीट्यूड शो करना है, एक बिहेवियर वो एटीट्यूड हमें फोर्स करता है बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एटीट्यूड और बिहेवियर में मेन डिफरेंस ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो बिहेवियर वर्क करता है वो रिलेटेड विद एटीट्यूड काम करता है। सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, एटीट्यूड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एबनॉर्मल बिहेवियर। एटीट्यूड ऐसा नहीं पॉजिटिवली ही बिहेव करता है, एटीट्यूड ये भी हमें इन्फ्लुएंस करता है, अरे यार वो ऐसे लगता है, वो वैसे लगता है, वो ऐसे पीता है, वो ऐसे पीता है, हम भी ऐसे करके देखें तो हमें भी एक माचोनेस आएगा। तो एटीट्यूड बोथ साइड से हमें अफेक्ट करता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, एन इंडिविजुअल नॉट ओनली फॉर्मुलेट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बट पॉजिटिव एटीट्यूड इवन about him. These attitudes are very important for his social adjustment. His behavior may become abnormal if he forms a wrong attitude towards himself. For the individual behavior of the discipline, his attitude towards himself, external objects should be favorable. Attitude are our expression of the like and dislike toward the people and the object. देखिए ये भी वही चीज़ है कि एटीट्यूड डिपेंड करता है नेगेटिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूडनल चेंजेस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। देखिए इसमें जो इतना बड़ा पैरा है, मैं इतने बड़े पैरे के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक लाइन पढ़ के, एटीट्यूड कैन बी चेंज थ्रू द रिड्यूसिंग कॉग्निटिव फंक्शंस, रिड्यूसिंग कॉग्निटिव डिसओरिएंटेशन डिसफंक्शन। देखिए कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब एक तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस हमारे दिमाग में होते हैं, बट जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं, किसी को याद करना, मेमोरी, रट, मतलब इतना दिमाग, मतलब जो शार्पनेस वाले फंक्शन होते हैं ना, जहाँ से हम एक शार्पनेस हमारी पर्सनैलिटी में आती है कि जो हमारी मैथमेटिक तेज है, जहाँ से हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी की शार्पनेस दिखती है, वो हमारे कॉग्निटिव डिपार्टमेंट कहलाता है। तो एटीट्यूड कैन चेंज थ्रू द रिड्यूसिंग कॉग्निटिव डिसओरिएंटेशन। पढ़ लेना आगे, सारी की सारी रामायण वही है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस का जो डिसलोकेशन हो जाता है, तो उससे हमें क्या सही गलत की पहचान थोड़ी कम हो जाती है, तो हमारा एटीट्यूड इससे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, individuals are induced to state publicly an opinion attitude that runs counter their own private attitude. For example, you can help a smoker change their attitude towards smoking by letting them make a speak about the negative effect of smoking. देखिए सेकंड में हमारा क्या है कि आप पर्सनली किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। आप पब्लिकली किसी को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करोगे, पब्लिक के सामने करोगे, तो उसमें क्या होगा, वो पर्टिकुलर बंदे को हमें पॉइंट आउट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट में नेक्स्ट क्या है, सेल्फ परसेप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी से दैट फर्स्ट वी ऑब्जर्व एंड परसीव आवर ओन बिहेवियर एंड देन चेंज आवर एटीट्यूड। देखिए सेल्फ परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है, नोट करना है अपना सेल्फ का परसेप्शन, ऑब्जर्व करना है, एंड परसीव आवर ओन बिहेवियर देन चेंज आवर एटीट्यूड। हमें हमारे सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है कि हम यहाँ पे सही हैं कि गलत हैं, दोनों को बैलेंस बनाना है, फिर हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। इस तरह से जो हमारी ऑल दीज डिसओरिएंटेशन टेक्निक्स आर पावरफुल, दे आर डिफिकल्ट टू कैरी आउट ए मास स्केल इन ऑर्डर चेंजेस एज मैनी एटीट्यूड पॉसिबल। वन कैन यूज पैसिव कम्युनिकेशन। पॉजिटिव कम्युनिकेशन हमें किस तरह से, पॉजिटिव कम्युनिकेशन किस तरह से एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइकोमीटर असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, इमोशन एंड एटीट्यूड। देखिए इनमें मैं आपको तीनों चारों इनका जो वो है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। साइकोमीटर असेसमेंट यानी कि हमें इन तीनों चीज़ों का असेसमेंट करना है, मोटिवेशन, इमोशन एंड एटीट्यूड। किस तरह से हम करते हैं? देखिए मोटिवेशन को हम TAT से थेटमिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थेटमिक एप्रिसिएशन टेस्ट से हम, इसमें क्या होता है कि ये मान के चलिए मोटिव्स कई लोगों को क्या पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना है जीवन में। वो ये काम में भी अच्छे हैं, ये काम में भी अच्छे हैं, ये काम में भी अच्छे हैं, इस काम में ज़्यादा अच्छे हैं, उस काम में थोड़े से एवरेज हैं। तो उनको ऐसा लगता है मैं इस काम को भी कर सकता हूँ, उस काम को भी कर सकता हूँ, उस काम को भी कर सकता हूँ, उस काम को भी कर सकता हूँ। तो TAT टेस्ट में हमें क्या होता है, हमें एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स उसमें बताया जाता है। फिर उसमें क्या है, हमें पूछा जाता है कि आप इसको नैरेट करिए, इस स्टोरी आप अपने शब्दों में बयां करिए। तो फिर हमें क्या उसकी मार्किंग करनी पड़ती है कि किस तस्वीर के बारे में, किस ऑब्जेक्ट के बारे में इसने मोर इंटरेस्ट से एक्सप्लेनेशन दिया, मोर इंटरेस्ट से एक्सप्लेन किया। तो उसमें ही हमें उसका जो मोटिव है, उसका जो मोटिवेशन है, उसको मार्क कर देना है कि आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट, साइकोमीटर असेसमेंट ऑफ इमोशंस। साइकोमीटर असेसमेंट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या आता है कि हाउ टू डील विद इमोशंस, how to drop out with weak emotions, measurement of emotions with the help of GSR. This test measure by the activities of sweat glands during emotional arousal, resulting the lowering electrical resistance of skin. This assessment doing by the help of electrocardiography. According to electrocardiography, we note down the all reading, and we advise, and we treat, and how to overcome with the changes of emotional problem, with the changes of emotional प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। जो हमें चेंजेस कर रही है हमारी बॉडी में, जो इमोशनल प्रॉब्लम चेंज कर रही है, जैसे हमारी मसल टेंशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हमारी हार्ट प्रॉब्लम, तो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो रीडिंग है उनको हमें एक्सप्लेन करना है, इमोशन का अमाउंट बताना है कि यहाँ से आपको इस चीज़ को इमोशन करना है, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, फिर उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को कैरी आउट करिए। नेक्स्ट थर्ड में आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं? देखिए एटीट्यूड का मेजरमेंट हम इंटरव्यू स्केल से करते हैं। इंटरव्यू स्केल से कैसे करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने बैठता है, वो उससे रिलेटेड सवाल पूछता है, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसका सवाल पूछता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं कि भाई इसके बारे में आप ये मान के चलिए, कोरोना के बारे में आपकी क्या उपाय है। तो कोरोना को कई लोग अच्छा बताएंगे, कई लोग गलत बताएंगे, कई लोग बहुत गलत बताएंगे, तो कई वो लोग बोलेंगे कि 50-50। तो इसमें हम हमारा एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, हमारा बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलती हैं। उस हिसाब से हम जो सारे हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल जो हमारे पास डेटा आता है, उसकी हेल्प से हम उसका साइकोमीटर्स असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अल्ट्रेशन इन इमोशंस ड्यूरिंग इलनेस। देखिए अल्ट्रेशन इन इमोशन ड्यूरिंग इलनेस में क्या होता है कि पीपल रिएक्ट डिफरेंटली इन इलनेस। ये हमको पता है कि ड्यूरिंग इलनेस इंसान इरिटेट, परेशान, गुस्सा, ये सारे बिहेवियर हमारे सामने शो करता है। तो हमारे जो सारे के सारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो अल्टर्ड हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, या डिस्कम्फर्ट महसूस करती हैं ड्यूरिंग इलनेस। जैसे कि लाइक ए शॉर्ट टर्म लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, शॉक, फियर, एंगर, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग इलनेस। यानी कि हमें कोई बोलता है कि यार इस बीमारी से बहुत लोग मर रहे हैं, तो हमारे अंदर डर बैठ जाएगा कि यार मैं तो नहीं मर जाऊंगा, ठीक है। फिर कहीं कोई पड़ोस में हमारे मर गया तो एकदम शौक लग जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ये होती रहीं, फिर हमें बोला गया मम्मी ने कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं लगेगा, हमें गुस्सा आने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उस चीज़ के डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर कर गए हैं, तो वो क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इल हुए। और जो इलनेस ने, जो नेगेटिव इलनेस ने हमारी बॉडी को कवर कर रखा है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो भी, उसका भी आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए सारे फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं, यानी कि सारे इमोशंस अल्टर्ड हो जाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन में हम किस तरह से नर्सिंग का पेशेंट का इमोशनल रिएक्शन में हम किस तरह से वो कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, नर्सेज स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द पेशेंट एंड patient any other hospital personnel and there are in position to assist। देखिए there are in position to assist, position, identify the position, note down the position, note down the background of the position and what is the बैकग्राउंड ऑफ द पोजीशन, किस तरह के रिएक्शंस उस पोजीशन में निकल के आ रहे हैं कि पेशेंट इस पोजीशन में क्या चीज़ें सोच सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्पेंड विद टाइम पेशेंट, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना है, पॉजिटिव टाइम। लिसन वाइल द पेशेंट इज डिस्क्राइबिंग हिज फीलिंग, फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में हमें सुनना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज फ्राइटन टू द पेशेंट एंड ऑफरिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन हमें अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सुनना है, ऐसे कि नहीं इधर के जरा नजरें हमें घुमानी है, फ़ोन में लगे रहना है, नहीं या तू एक्सप्लेन करता जा, प्रॉपरली हमें उसे सुनना है। इसी तरह से पेशेंट का बिहेवियर हमें नोट करना है, पेशेंट को गुस्सा कब आता है। थर्ड पॉइंट में हमें डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ एंगर। तो इस तरह से हमें सारी की सारी चीज़ें उसकी नोट डाउन करनी है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ मोटिव्स। नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ मोटिव्स का मतलब कि हाउ टू नर्स इम्प्रूव एंड हेल्पफुल, हाउ टू नर्स बिकम हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग मोटिव्स, यानी कि हमें पेशेंट के मोटिव्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो द नर्सेज शुड नो हाउ बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द डिफरेंट नीड्स। द नर्स शुड अंडरस्टैंड देयर रोल ऑफ प्राइमरी सोशल पर्सन। देखिए मैं जो चीज़ें आपको गौर से पढ़ा रहा हूँ इनको सुनिए। प्राइमरी सोशल पर्सनल एंड अनकॉन्शियस मोटिव्स इन ह्यूमन बिहेवियर, शी शुड अंडरस्टैंड हर ओन मोटिव, शी शुड अंडरस्टैंड हर ओन मोटिव। हमें उसके पेशेंट के मोटिव्स को समझना है, ऐसा नहीं कि हमें अपने मोटिव्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। नेक्स्ट है बाय एन इंसाइट इनटू द डायनेमिक ऑफ मोटिव शी कैन मेंटेन हर मेंटल हेल्थ। उसके इंसाइट को नोट डाउन करना, उसके इंसाइट को समझना है। नॉलेज अबाउट द साइकोलॉजिकल नीड्स लाइक एज हंगर, स्लीपिंग, उसको बोलना है आप भूखे रहोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, प्यासे रहोगे तो ये प्रॉब्लम, सोओगे नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, गिव हर एन इंसाइट इनटू हाउ टू यूज देम फेवरेबल क्योर। उसको हमें बोलना है कि आप साइकोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड उसको काउंसलिंग करनी है, उसकी इंसाइट को प्योर बना के कि ये आपको किस तरह से मदद कर सकती है। नेक्स्ट है it gives her an insight into the etiology of patient behavior thus leading to the better understanding। it gives the better insight। हम जब पेशेंट के मोटिव्स को इम्प्रूव करेंगे, पेशेंट के मोटिव्स को प्योर करेंगे तो ये पेशेंट को एक बेटर इंसाइट देगा जो उसकी लाइफ को आगे जीने में बहुत मदद करेगा। अंडरस्टैंड मोटिव्स इन ए पेशेंट हेल्प नर्स इन फॉलोइंग वेज। देखिए किस तरह से हम पेशेंट के उसको समझ सकते हैं। टू रिकॉग्नाइज मोटिव बिहाइंड द बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना है कि पेशेंट क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा है। रिकॉग्नाइज द नीड्स एंड डिज़ायर, तो इस तरह से हमें पेशेंट के जो इमोशंस का हम इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस में क्या है, द नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशन, द नॉलेज अबाउट इमोशंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेज। नॉर्मली द पेशेंट आर लेस self-control because they are ill. They may be tense, irritable, unbalanced. Therefore, the nurse has to be very mature and balanced in her behavior towards the patient. Second है अपना, the nurses has substitute patient negative emotions by positive emotions। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा सारा इसका स्लाइड का जो निचोड़ है वो इसमें है। पेशेंट्स क्या है, पेशेंट्स नेगेटिव इमोशंस by replaced by the positive emotions। ये किसको करना है, नर्स को करना है। शी हैज टू रिप्लेस फियर, फियर को रिप्लेस करना है, डिप्रेशन को रिप्लेस करना है, होप को और करेज को उसमें हमें इनिशिएट करना है, उसको हमें जन्म देना है, फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, द नर्सेज शुड अवॉइड द टेंस ऑल कॉस्ट। नर्स को पेशेंट की मदद करनी है, हर उस उम्मीद पे खरी उतरनी है जिससे पेशेंट को टेंस नहीं हो। तो ये हमारा जो 4th यूनिट का एक लास्ट जो हमारा जो पार्ट बचा था वो आज कंप्लीट हो गया है। कोशिश करिए, मैंने भी कोशिश की है जितने कम समय में आपको बेहतर देने की कोशिश की है।
अगर आपको समझ में जितना परसेंटेज आता है, मैं ये नहीं कहता कि पूरा मैं इतना समझा पाया आपको, मैंने अपनी कोशिश की है। यहाँ से समझ में नहीं आता तो किताब को कॉपी करिए, विकीपीडिया पे जाइए, गूगल करिए, आप कुछ भी करिए, बट सेल्फ स्टडी आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।